राम राम भाइयों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये किस क्लास का है? ये किस क्लास का है? ये किस क्लास का नहीं है। बिल्कुल जीरो से मतलब एक से कहे तो अनंत तक हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये प्रत्येक मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। और आपने ये डीएनए और आरएनए का नाम तो सुना ही होगा। डीएनए और आरएनए, आरएनए नहीं सुने होंगे लेकिन डीएनए तो जरूर सुने होंगे कि कोई भी कहता है कि अपना तुम डीएनए चेक कराओ कि तुम्हारे पिता का डीएनए तुमसे और मैच करेगा तो तुम उसके लड़के हो, वरना तुम उसके लड़के नहीं हो। तो हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। ये क्या होता है? डीएनए क्या होता है? और ये आनुवांशिक पदार्थ है। और ये आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पिता पिता से उसके पुत्र में जाता है और उसके पुत्र से उसके पुत्र में जाता है। और ये डीएनए हर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। और देखेंगे डीएनए और आरएनए दोनों देखेंगे। और ये गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। और सबसे पहले ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने सोचे होंगे कि इंसान का बच्चा इंसान ही क्यों होता है, शेर का बच्चा शेर ही क्यों होता है, और गाय का बच्चा गाय ही क्यों होती है, बछड़ा ही क्यों होती है, उसका बच्चा इंसान क्यों नहीं होता, शेर का बच्चा इंसान क्यों नहीं होता, इंसान का बच्चा शेर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका गुणसूत्र इंसानों के गुणसूत्र से अलग होता है। और प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। और इंसानों में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी होती है। और अगर ये 23 जोड़ी है इंसान में और यहाँ पर 24 जोड़ी हो जाए तो क्या होता है कि वो इंसान का बच्चा इंसान तो होता है लेकिन वो किन्नर हो जाता है। 23 की जगह पर 24 हो जाए या फिर 22 हो जाए तो वो किन्नर होता है, मतलब उसको छक्का करते हैं हम लोग तो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीन सॉरी इसके गुणसूत्र में कम या बढ़ोतरी हुई है, इसलिए वो इंसान का बच्चा इंसान तो रहता है लेकिन वो उसमें दूसरे चीज का लक्षण आ जाता है। तो इंसान मान लीजिए कि वो क्या है, नपुंसक होता है। तो 23 जोड़ी रहता है तो सही है, वरना 23 जोड़ी से कम या फिर ज्यादा हो जाएगा तो वो उसमें भिन्नता आ जाएगी, उस इंसान में भिन्नता आ जाएगी। तो सब में कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, और डीएनए हमको पढ़ना है। गुणसूत्र तो पढ़ना नहीं है, तो डीएनए पढ़ना है। तो डीएनए हम लोग तभी जानेंगे जब हम गुणसूत्र जानेंगे। और हम लोग गुणसूत्र तभी जानेंगे जब हम लोग इसको जानेंगे सेल। सेल मतलब कोशिका, कोशिका जानेंगे। और हम लोग कोशिका तब जानेंगे जब हम लोग को पता होगा कि कोशिका होता है क्या ये पाया जाता है। तो हम लोग इसको जानते हैं। कोशिका आप पढ़े होंगे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। मतलब शरीर में अगर हम किसी भी पार्ट का अगर हम जूम करके देखते हैं, मतलब देखिए ऐसे तो हम लोग देख सकते हैं जितना, तो वो उतना मतलब देख सकते हैं, तो वो सबसे छोटी तो नहीं है। और अगर हम माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से अगर जूम करके देखते हैं तो एकदम बिल्कुल जूम कर देते हैं तो हमारा क्या दिखता है? कोशिका दिखता है। और कोशिका मतलब शरीर की छोटी छोटी इकाई है कोशिका। और कोशिकाओं को कितने समूह मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। और उत्तक से मिल जाएगा तो मांसपेशियां बनेगा, मांस बन जाएगा। और कितने मांसपेशियां बन के एक क्या बनता है? अंग बनता है। और कितने अंग मिलके एक पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो वैसे ही सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो कोशिका के अंदर हम लोग और जूम करके अगर देखेंगे, कोशिका को हम जूम करके देखें और उसको और जूम करेंगे, इसको और जूम करेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा? तो इसमें ये न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं कि किसी भी चीज के अगर बीच में, अगर बिल्कुल सेंटर में अगर हम देखते हैं तो वो उसका न्यूक्लियस होता है। जैसे परमाणु होता था और उसमें बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। इसी प्रकार ये भी है, कोशिका में सबसे बीच में क्या है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है। और हमको डीएनए देखना है तो इसमें डीएनए ऐसे नहीं दिखेगा। और हम लोग जूम करेंगे तो क्या मिलेगा? इसी में हम लोग का क्या मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा, ये मिलेगा। और ये इसकी संख्या कितनी होगी? 23 जोड़ी होगी। डबल है ना इसमें, ये एक जोड़ी है और ये 2 मिल गया तो मतलब एक जोड़ी बन गया। और इसको अलग करेंगे तो ये एक हो जाएगा, तो ये 46 जोड़ी हो जाएगा। 46 हो जाएगा ये। तो इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र के अंदर ये गुणसूत्र है, इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। अब इसको और जूम करेंगे, हम लोग कोशिका को जूम किया तो इसमें न्यूक्लियस मिला। और न्यूक्लियस को जूम करेंगे तो हमारा ये गुणसूत्र मिला कितना? 23 जोड़ी। और इसको और जूम करें, मतलब इसको और जूम करें, मान लीजिए, या फिर इससे ना हम लोग खींच दें, इसको और टांग दें तो हमारा क्या मिलेगा? ये डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा।
तो इसको किसने खोजा था? तो इसको फ्रेडरिक मिस्टर ने खोजा था। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। इन्होंने ही ये गुणसूत्र को और जूम किया। जैसे जूम किए तो हमारा ये स्ट्रक्चर मिल गया किसका? डीएनए का। तो यही डीएनए है, यही डीएनए की संरचना है। डीएनए ऐसा ही होता है, यही है डीएनए। देखिए इसको हम और जूम किए तो ये और मतलब सॉरी इसको और खींचे, मतलब कि किसने खींचा? फ्रेडरिक मिस्टर ने तो खींचा। तो इसकी संरचना ऐसे बिल्कुल ऐसे मिली। ये इसकी संरचना हम सीधा लिखे हैं, ठीक है। तो इस गुणसूत्र में ये से संरचना मिलती है, ठीक है। हमारा डीएनए इस न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है? और कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी, मतलब मुख्यतः इसमें ही पाया जाता है। कभी कभी इसमें भी मिल जाता है हमारा डीएनए। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है? अंतःपरमाणु जालिका, ये बाह्यपरमाणु जालिका, ये सब है, ठीक है। तो और ये क्या है? ये दानेदार ये संरचना है। ये क्या है? यही हमारा क्या है? यह है कोशिका द्रव। ये इसमें का द्रव है, मतलब इसमें का पानी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव दिखाते हैं। और हमको देखना है डीएनए। अब डीएनए में क्या क्या होता है? अब डीएनए मुख्यतः देखते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग हटा दीजिए, ये सब हटाइए। हम लोग केवल इसको देखेंगे, क्या? डीएनए। अब डीएनए को केवल देखना है। तो डीएनए हमारा क्या होता है कि डीएनए की संरचना ऐसी होती है, डबल हेलिक्स, मतलब ये एक हेलिक्स है और ये एक हेलिक्स, मतलब दोनों मिलाकर डबल हेलिक्स हो गए। तो ये डबल हेलिक्स हमारी संरचना होती है डीएनए की। अब इसमें कहां से लेकर कहां तक क्या क्या है, इसकी संरचना को हम लोग देखते हैं। तो जो ये है, ये हेलिक्स जो होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको न्यूक्लियोटाइड, इसको भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक रहेगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। और जहां पर वो जाकर मिलता है, जहां पर जाकर वो मिलता है, वहां पर क्रोमैटिन नामक जालक बनाता है। तो इसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पर जुड़ा है तो, और यहाँ पर भी क्रोमैटिन, ठीक है, होगा। तो और हमको क्या देखना है इसमें? और क्या होता है इसमें? होता है जीन कितने जो कहते हैं, तो इतना हमारा जीन होता है। ये इतना हमारा जीन होता है, मतलब ये एक डबल जो होता है संरचना, ये होता है जीन। तो ये इतना जीन है, ये इतना जीन है, ये सब जीन है। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये डीएनए की संरचना देखते हैं। संरचना किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो ये बनना होता है किस चीजों से मिलकर? न्यूक्लियोटाइड और इस समूह को हम लोग कहते हैं फास्फेट। इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फास्फेट समूह कहते हैं इस समूह को। तो हम लोग देखते हैं पहले कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है और डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए में हम लोग देखेंगे डीएनए के कितने पार्ट होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह, ये समूह को हम लोग फास्फेट कहते हैं। जिसको हटाइए, छोड़िए, पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड को देखना है। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। ये तो इस न्यूक्लियोसाइड को एक हेलिक्स को हम लोग, मतलब इस हेलिक्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, आपको पहले ही बताए हैं। और ये सुगर, न्यूक्लियोसाइड के दो घटकों से मिलकर बनाता है, सुगर और नाइट्रोजन बेस। देखते हैं डीएनए का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। और इसका क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। तो देखिए डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये एसिड होता है, अम्लीय होता है। डीऑक्सीराइबोज नाम का इसमें सुगर पाया जाता है, किसमें? डीएनए में। और आरएनए में राइबोज नाम का सुगर पाया जाता है, डीएनए में। हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये पूछ देता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें तत्व क्या क्या है? ये फास्फेट भी तत्व है और नाइट्रोजन भी तत्व है। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ बेस है, तो नाइट्रोजन बेस मतलब ये क्षार है, तो ये तत्व नहीं है, ये तत्व है फास्फेट। तो हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर में अगर बहुविकल्पीय में अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हम लोग किसको टिक करेंगे? फास्फेट समूह को करेंगे, क्योंकि ये तत्व है। तत्व आएगा, पूछेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये और नाइट्रोजन भी देता है और फास्फेट भी देता है। तो हम लोग को फास्फेट समूह पर मानना है, हम लोग को फास्फेट मानना है, टिक मारेंगे, ठीक है। इस पर लगा देंगे। हम लोग गलती नहीं करना है, नाइट्रोजन पर नहीं लगाना है, किस पर लगाना है? टिक, तो फास्फेट पे। और उसको आगे देखते हैं। नाइट्रोजन बेस दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्यूरिन और पायरेडिन। आपको हम लोग बताए हैं कि जीन में हम लोग इसको जुड़ते हैं तो जीन बनाए हैं। जीन में हम आपको समझाए अच्छे से कि ए टी से जुड़ता है, जी सी से जुड़ता है, टी ए से जुड़ता है, सी जी से जुड़ता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए
प्यूरिन क्या होता है, ए और जी, इसमें ए और जी क्या है, प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ठीक है, ये प्यूरिन है। और पायरिडीन क्या होता है, देखिए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, प्यूरिन है ये क्या है हमारा, प्यूरिन है। और उधर वाला ये क्या है, मान लीजिए यहां से हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है, वो यहां से अलग कर देते हैं इसको, तो ये होता है, हो जाएगा हमारा पायरिडीन, और ये हो जाएगा हमारा प्यूरिन, पायरिडीन। ये हमारा पायरिडीन है और ये हमारा प्यूरिन है, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कभी भी टी से जुड़ता है, जी सी से जुड़ता है, टी ए से जुड़ता है, सी जी से जुड़ता है, हमेशा ऐसा जुड़ता है। अब देखते हैं आरएनए क्या होता है, आरएनए को देखेंगे तो ये आरएनए बिल्कुल ये ऐसे ही, मान लीजिए ये डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है, और इसको हम लोग आरएनए को देखना है तो आरएनए क्या होता है, तो आरएनए इसमें एक हेलिक्स होता है, मान लीजिए ये देखिए ये हमारा एक हेलिक्स है, और इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हमारा डबल डबल हेलिक्स रहेगा, तो हमारा डीएनए बनेगा। लेकिन अगर हमको आरएनए बनाना है तो इसको हम लोग एक हेलिक्स में रहने देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आरएनए हो जाएगा। तो हमारे ये आरएनए है, ये आरएनए है हमारा। ये किससे बनता है, डीएनए के विखंडन से। अगर हम इसको तोड़ते हैं और इसको हम लोग बीच बीच से तोड़ के अलग अलग कर देंगे तो हमारा एक आरएनए का निर्माण होगा। और ये आरएनए, सॉरी, ये आरएनए इसमें भी होता है क्या, एटीजीसी, ये क्या है, इसमें क्या होता है, ए और टी जी सी ऐसे होता है डीएनए में। और इसमें एक शर्त होता है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन थाइमिन के जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा थाइमिन के जगह पर आ जाएगा यूरेसिन, हमारा यूरेसिन आता है। बस यही इसमें डिफरेंट होता है, और कि इसमें दो डिफरेंट होते हैं। एक डिफरेंट ये एक हेलिक्स होता है, मतलब एक संरचना नुमा होता है। इसमें क्या डिफरेंट होता है, डीएनए और आरएनए में केवल दो ही डिफरेंट होते हैं। ये तो ये होता है कि ये इसमें डीएनए डबल हेलिक्स होता था, डबल हेलिक्स, और इसमें केवल एक ही हेलिक्स होता है, तो ये आरएनए होता है। और दूसरा इसका डिफरेंट ये है कि इसमें थाइमिन था, तो आरएनए में क्या होता है कि थाइमिन को हटाकर यूरेसिन लगाया जाता है, केवल यूरेसिन होता है थाइमिन की जगह पर, तो हमारा ये आरएनए होता है। और ये सिंगल हेलिक्स होता है, डबल इसका हेलिक्स था और इसमें सिंगल हेलिक्स, ये होता है आरएनए। बहुत ही शॉर्टकट है। तो ये क्या है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये आनुवंशिकता की इकाई है, और इससे ही हम लोग पता लगाते हैं कि पिता का लड़का, किसी भी व्यक्ति का लड़का वो है कि नहीं। डीएनए की जांच से हम लोग पता लगाते हैं कि वो उसका बच्चा है कि दूसरे का बच्चा है, तो डीएनए की जांच से ही हम लोग को पता लगता है। तो आपने ये भी सुना होगा कि डीएनए की जांच कराओ तुम उसके लड़के हो या नहीं। तो इसीलिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर बाप का डीएनए इस प्रकार का है तो बेटे का भी डीएनए इसी प्रकार का होगा, और उसका बेटा का डीएनए उसी जैसा होगा, ठीक है। और हमारा जो बच्चा होगा तो हमारा बच्चे का डीएनए हमसे मिलता जुलता होगा, तो हमारा बच्चा होगा, वरना वो दूसरे का बच्चा होगा, ठीक है। जिससे मिलेगा उसका डीएनए तो वो उसका लड़का होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और इसमें से अगर कुछ आपको छूट गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमको कमेंट करना, आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।